वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग लॉसेस इन ए डीसी मशीन का कैलकुलेशन किए थे और आज हम लोग को पढ़ना है कम्यूटेशन प्रोसेस। वैसे तो कम्यूटेटर के बारे में हम लोग कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि कम्यूटेटर डीसी मशीन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि एक्चुअली इस मशीन को डीसी मशीन बनाता है, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग में तो एसी ही इंड्यूस होता है, लेकिन आपको आउटपुट डीसी चाहिए। तो उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए विदाउट एनी इलेक्ट्रॉनिक्स रेक्टिफायर, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक रेक्टिफायर के, डायोड और इन चीज़ों के, हम लोग यूज़ करते हैं कम्यूटेटर, जो कि इंड्यूस्ड एसी को आउटपुट डीसी में बदल के देता है ब्रश के क्रॉस आउटपुट में। तो वहां हम लोगों ने पढ़ा था कि कम्यूटेटर एक डीसी जनरेटर में मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह काम करता है और इंड्यूस्ड एसी को आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करके आउटपुट देता है। और मोटर में जो डीसी इनपुट सप्लाई है उसको एसी में कन्वर्ट करके देता है ताकि कंटिन्यूअस सर्कुलर मोशन हो सके। अगर जो डीसी सप्लाई आई वही डीसी सप्लाई आर्मेचर वाइंडिंग को दे दिया जाए तो हमने देखा था कि मूवमेंट एक वाइपर की तरह होगा, कंटिन्यूअस मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो मोटर के केस में इसका काम है मैकेनिकल इन्वर्टर के रूप में, जो कि इनकमिंग डीसी को एसी में कन्वर्ट करे, और जनरेटर में इसका काम है आर्मेचर में जो इंड्यूस हुआ है एसी उसको डीसी में कन्वर्ट करके आउटपुट दें। इसके इस एडवांटेज के साथ हम लोगों ने कुछ और भी चीजें देखी थी कि जब डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग मूव करते हैं तो एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पर वो शॉर्टेड भी होते हैं, और जिस समय ब्रश से शॉर्ट होते हैं उस समय उनको इंटरपोलर जोन में होना चाहिए ताकि नो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब कोई कॉइल शॉर्ट होता है ब्रश से, उससे जस्ट पहले उससे जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है और जैसे ही ब्रश को क्रॉस करता है उसका डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करता है, पढ़े थे हम लोग। और ये जो प्रोसेस है एक डायरेक्शन के करंट का चेंज हो जाना, दूसरे डायरेक्शन में हो जाना, इसको कहते हैं कम्यूटेशन प्रोसेस। और जितने टाइम में होता है उसको कहते हैं कम्यूटेशन पीरियड। तो इस कम्यूटेशन प्रोसेस को और भी डीपली समझने के लिए आज का क्लास है। इसको समझने के लिए ये बोर्ड पे पिक्चर है जो कि आपके फ्रेम में नहीं आ पाएगा, तो इसलिए हाथ में रख के हम इन चीज़ों को समझाएंगे। आप ध्यान से समझिए और हो सके तो प्रीवियस जो कम्यूटेटर में हमने पढ़ा था उसको रिवाइज कर लीजिए तो और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये एक 2 पोल 4 कॉइल 2 कॉइल साइड पर पोल डीसी मशीन है जो आपके सामने है। 2 पोल नॉर्थ साउथ, 4 कॉइल 4 कॉइल है एंड 2 कॉइल साइड पर स्लॉट। तो एक स्लॉट में 2 कॉइल साइड है और टोटल नंबर ऑफ कॉइल 4 है। टोटल नंबर ऑफ कॉइल 4 है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइल साइड 8 है। और एक स्लॉट में 2 कॉइल साइड रखना है, इसका मतलब नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने होंगे? 4। तो ये हमने 4 स्लॉट बनाए हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। और हर एक स्लॉट में 2 कॉइल साइड हमने प्लेस किया है। ये फिगर हम लोग पढ़ चुके हैं लैप वाइंडिंग में, और लैप वाइंडिंग में हमने पढ़ा था कि किस तरह से इसमें लैप वाइंडिंग होती है और ब्रश कहाँ लगाते हैं। ब्रश उन पोजीशन पे लगता है जहाँ पर या तो करंट इनकमिंग हो या तो करंट आउटगोइंग हो। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कम्यूटेटर 4 पे करंट दोनों तरफ से इनकमिंग है, इसलिए
ब्रश यहाँ पे लगा हुआ है और इस ब्रश का साइन पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ से करंट निकल के फिर कहाँ जाएगा, लोड को जाएगा। और कम्यूटेटर 2 पे करंट ब्रश से अंदर मशीन की तरफ जा रहा है, क्रॉस इधर आप देख रहे हैं, साउथ पोल के अंदर में दोनों स्लॉट में क्रॉस, नॉर्थ पोल के अंदर के दोनों में डॉट। तो इस B2 पे माइनस साइन दिया गया। इसके साथ साथ इसमें आप ये भी देख रहे हैं कि 1 से जो कॉइल साइड है इसका रिटर्न 6 से होगा और इसको नाम दिया गया है C1, जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 से जो है उसका रिटर्न 8 से होगा और उसको नाम दिया गया है C2। फिर 5 से जो है उसका रिटर्न किससे होगा, 2 से होगा, C3। और जो 7 से है उसका रिटर्न 4 से होगा, C4। ठीक है। इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट होती है वो यहाँ ये ऐसा है, ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट है इस कंडीशन का, जिसमें आप देख रहे हैं कि कम्यूटेटर सेगमेंट 2 पर, यहाँ भी देखिए 2 पे ब्रश है B2, वैसे यहाँ पर भी 2 पे ब्रश है, ये B2 है। ठीक है। और कम्यूटेटर सेगमेंट 4 पे B1, तो वहाँ ऊपर B1। और आप देख सकते हैं कि 2 और 4 के बीच में कनेक्शन किस तरह से, 2 से 3 के बीच में कॉइल 2 है, 3 से 4 के बीच में कॉइल 3 है, 2 से 1 के बीच में कॉइल 1 है और 1 से 4 के बीच में कॉइल 4 है। इस चीज़ को हम लोग समझ चुके हैं इस फिगर से पूरी तरह से, तो इसको मैं दोबारा समझाने नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, दूसरा बात कि लोड से जो करंट है वो करंट कितना होता है, IA आर्मेचर करंट, और प्रत्येक ब्रांच में कितना होगा, IA/A। यहाँ पे 2 ब्रांच है इसलिए IA 2 पार्ट में बटेगा, IA/2, IA/2। तो IA/2 को हम मान रहे हैं करंट IC। ठीक है। यहाँ भी IA/2 को क्या मान लिए, IC। तो टोटल करंट कितना जा रहा है लोड को, 2IC। ऐसे तो जाता है आर्मेचर करंट, तो आर्मेचर करंट हर एक ब्रांच में जो करंट है उसको IA/2 होगा, इसको मान लिए IC। IC मतलब कॉइल करंट। तो इनकमिंग करंट भी 2IC होगा, आउटगोइंग करंट भी 2IC होगा। ठीक है। तो ये एक पोजीशन है इसका। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसको फिर हमने देखा था जब, अच्छा इसमें अभी देखिए, अभी ये जो कॉइल 1 है इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है, 6 से 1 की तरफ, मतलब कॉइल साइड 6 से कॉइल साइड 1 की तरफ, जो हम लोग इसमें भी देख सकते हैं। ये आपका कॉइल 1 है ना, ये 1 से निकला और यहाँ पे 6 पे आया। अब देखिए 6 में करंट कहाँ से आया, 6 में करंट आया कम्यूटेटर सेगमेंट 2 से, 2 से आया 6 में, 6 से गया 1 में और 1 से गया 1 कम्यूटेटर सेगमेंट में। वही चीज़ यहाँ भी है, 2 कम्यूटेटर सेगमेंट से गया 6 नंबर में, 6 कॉइल साइड में, 6 से गया 1 में, तो यहाँ पर भी हमने बनाया है 6 से 1 में, और 1 से फिर कम्यूटेटर सेगमेंट 1 में, तो 1 से फिर कम्यूटेटर सेगमेंट 1 में, फिर वही चीज़ आगे बढ़ के फिर आप देखिए 1 से ये चला गया 4 में, तो यहाँ पर भी 1 से 4 में, फिर ये 4 से आप देखें तो 4 से आ जाएगा 7 में, तो 4 से 7 में, और 7 फिर कहाँ गया 4 में और फिर आगे। तो जो ध्यान देने वाली बात है कि कॉइल 1 में करंट का डायरेक्शन 6 to 1 है और कॉइल 3 में करंट का डायरेक्शन 5 से 2 है। सिमिलरली कॉइल 2 में 3 से 8 है, कॉइल 4 में 4 से 7 है। ठीक है। अब जो हमने ये एरो बनाया है इससे आपको क्या पता चल रहा है कि रोटर को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। ठीक है ना। जब रोटर 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो कुछ इस तरह का सर्किट बनेगा। अब इसमें मैंने वाइंडिंग्स को नहीं दिखाया है प्रॉपरली, बहुत ज़्यादा घचपच हो जाता, लेकिन आप समझ रहे हैं वाइंडिंग्स तो हम लोग ऊपर देख चुके हैं। अब इस कंडीशन में देखिए जो स्लॉट, ये जो स्लॉट है जिसमें 1 और 2 कॉइल साइड है और ये जो है जिसमें 5 और 6 है, ये इंटरपोलर जोन में है, इनमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। एक्चुअली में जब आप इसका, और आप ये भी देखिए कम्यूटेटर सेगमेंट 1 एंड कम्यूटेटर सेगमेंट 2 ये दोनों सॉर्टेड हैं इस ब्रश से। सिमिलरली कम्यूटेटर सेगमेंट 3 एंड 4 सॉर्टेड हैं ब्रश B1 से। तो हमने बात किया था कि कम्यूटेटर सेगमेंट 1 और 2 सॉर्टेड है और उसी तरह से 3 और 4 सॉर्टेड है ब्रश से, तो 2 कॉइल भी यहाँ पर सॉर्टेड हो जाते हैं ब्रश से, जो कि इस फिगर में आप देखिए 3 और 4 जो है सॉर्टेड है B1 से, 3 और 4 सॉर्टेड है B1 से। सिमिलरली 1 and 2 सॉर्टेड है B2 से, तो 1 and 2 सॉर्टेड है B2 से।
और जब इसका हम लोग कनेक्शन देखते हैं तो हम लोग पीछे देख चुके हैं कि 1 और 2 से सॉर्टेड होगा कॉइल 1। कॉइल 1 ब्रश के थ्रू कम्यूटेटर सेगमेंट 1 एंड 2 से ये सॉर्टेड है पूरा। इसमें कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा, और चूंकि कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा इसलिए इस पोजीशन में इसमें कोई करंट नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब ये कॉइल, देखिए जब C1 और C3 ये दोनों ऐसे कॉइल हैं जिसमें कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा, कोई करंट नहीं फ्लो होगा। C1 और C3 दोनों ही इंटरपोलर जोन में है। आप गौर करें तो 1 और 6, यहाँ देखिए 1 और 6 मिलके C1 हो रहा है, और 2 and 5 मिलके C3 हो रहा है। तो C1 और C3 इन्हीं दोनों स्लॉट से वो C1 और C3 कॉइल बनता है। 1 और 6 बनेगा C1 और 5 और 2 बनेगा C3। तो ये दोनों ही कॉइल सॉर्टेड है ब्रश से। और जब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस समय ये इंटरपोलर जोन पे आया उस समय ये कॉइल सॉर्टेड हुए, और उस समय EMF इंड्यूस 0 है इसलिए करंट 0 है। अगर ये जब शॉर्ट हुआ उस समय अगर ये इंटरपोलर जोन पे ना होता तो इसमें कुछ ना कुछ EMF इंड्यूस होता C1 और C3 दोनों में, और तब शॉर्टेज के कारण बहुत हेवी करंट फ्लो कर जाता। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस समय आपके जो कॉइल्स हैं वो सॉर्टेड हों ब्रश से, उस समय वो 0 फ्लक्स के रीजन में हो, इंटरपोलर जोन में हो। समझ में आ रही बात? जिस समय कॉइल्स सॉर्टेड हों ब्रश से उस समय उनको इंटरपोलर जोन में होना चाहिए। अगर वो इंटरपोलर जोन में नहीं होंगे, 0 फ्लक्स डेंसिटी के जोन में नहीं होंगे और सॉर्टेड होंगे तो एक EMF इंड्यूस होगा, और सॉर्टेड है ब्रश से तो एक लार्ज करंट फ्लो कर जाएगा जो कि आपके वाइंडिंग्स को, ब्रशेस को जला सकता है। तो खैर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हमको ये बताना था कि ये C1 और C3 सॉर्टेड हो गया। अब जब फर्दर मूवमेंट होगा तो आप ये वाला फिगर आप देखिए, जब फर्दर मूवमेंट होगा तो ये जो ऊपर में था 45 डिग्री और मूवमेंट हुआ, ये यहाँ चला आया 1 और 2। यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, देखिए ये आपको 1 and 2 में यहाँ पे क्रॉस होगा, एंड 3 and 4 में यहाँ पे क्रॉस होगा, और 7 में यहाँ पे डॉट, और यहाँ पर भी डॉट। ठीक है, जो क्रॉस में होगा, जो साउथ पोल में होगा वो क्रॉस होगा, जो नॉर्थ पोल के अंदर है वो डॉट है। तो जब ये 45 डिग्री मूव किया तो अब ये जो कॉइल्स आपके 1, 2 और 5, 6 के, मतलब कॉइल 1 और कॉइल 3 जो इंटरपोलर जोन में थे, उससे पहले वो नॉर्थ पोल के अंदर में थे, उसके बाद ये इंटरपोलर जोन में आए, अब ये चले जाएंगे साउथ पोल के अंदर में। तो ब्रश से शॉर्ट हुए उससे पहले, अच्छा इस फिगर का अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा इस तरह का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉइल 1 से करंट का डायरेक्शन किधर से किधर है, 1 से 6, और कॉइल 3 का 2 से 5, और सबसे पहले वाले फिगर में अगर देखें तो कॉइल 1 में क्या है 6 से 1, और इसमें क्या है 1 से 6, डायरेक्शन चेंज हो गया। कॉइल 3 में देखिए अभी है 2 से 5, और पहले देखिए क्या था 5 से 2, डायरेक्शन चेंज हो गया। मतलब कि जो कॉइल शॉर्टेड होता है, जो कॉइल शॉर्ट होता है ब्रश से, तो शॉर्ट होने से पहले जिस डायरेक्शन में करंट होता है, शॉर्ट होने के बाद वो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है ना, ये हर कॉइल के साथ होगा जब भी वो इंटरपोलर जोन को क्रॉस करेगा या जब भी वो ब्रश से शॉर्ट होगा। इस प्रोसेस को कम्यूटेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसको और हम लोगों को और डीपली समझना है थोड़ा सा कि ये प्रोसेस कैसे कैसे होता है। तो देखिए, जो ये दोनों फिगर आप देख रहे हैं, इसी से रिलेटेड फिगर मैंने ये बनाया, ये सबसे ऊपर वाला आप देखिए, ये वाला, अब इस पर ध्यान दीजिए जरा। ये फिगर जो लीनियर है, ये कैसे बना है कि इसमें मान लीजिए कि ये जो बाउंड्री है, ये जो है ना, यहाँ से हमने कट किया रोटर को, ठीक है, और इसको फिर हमने फ्लैट कर दिया, यहाँ से कट करके फ्लैट कर दिया, सीधा कर दिया, तो ये हो गया 1,
उसके बगल में 2, उसके बगल में 3, उसके बगल में 4। ये क्या है? कॉम्यूटेटर सेगमेंट है। 1 कॉम्यूटेटर सेगमेंट, 2, 3, 4, कंप्लीट ना। अच्छा, प्रत्येक जो सेगमेंट है उसका विड्थ है, मान लिया हमने WC, और जो मीका सेगमेंट है उनके बीच में उसका विड्थ हमने मान लिया WM। ठीक, उसका विड्थ हमने मान लिया WM, करेक्ट ना। अब जरा इस फिगर को देखिए, इस दोनों को देखिए। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो ब्रश है, ब्रश वो कॉम्यूटेटर सेगमेंट 2 पे है, तो यहाँ पर भी हमने ब्रश को कॉम्यूटेटर सेगमेंट 2 पे रखा है। यहाँ ऊपर में जो दूसरा वाला ब्रश है जो कि आपको जो 4 से कनेक्टेड है, B1 कॉम्यूटेटर सेगमेंट 4 से ब्रश B1 कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी 4 से हमने B1 को कनेक्ट किया। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए। देखिए जो B2 है, जो यहाँ पे B2 है, इसमें से करंट इन करेगा और तब अंदर जाएगा, तो B2 से करंट 2IC यहाँ से हमने इन कराया, और B1 से यहाँ से करंट निकलेगा 2IC, लोड में जाएगा, तो वो यहाँ पर बाहर की तरफ 2IC है। अब जरा देखिए एक और चीज़, देखिए 1 कॉम्यूटेटर सेगमेंट 1 और कॉम्यूटेटर सेगमेंट 2, इनके बीच में मैंने ऊपर में दिखाया है C1, कॉइल 1। तो कॉम्यूटेटर सेगमेंट 1 और 2 के बीच में कॉइल 1, ये मैंने कैसे लिखा? अब आप इस फिगर को देखिए, कॉम्यूटेटर सेगमेंट 1, ये 1 है ना, 1 और ये 2, 1 और 2 के बीच में कौन सा कॉइल है? कॉइल 1। तो यहाँ पर भी 1 और 2 के बीच में कौन सा कॉइल है? कॉइल 1। 2 से 1 में करंट जा रहा है ना, ऐसे देखिए, तो वही यहाँ पर दिखाया गया 2 से 1 में। ठीक है, फिर कॉम्यूटेटर सेगमेंट 1 से कॉइल 4 के थ्रू कॉम्यूटेटर सेगमेंट 4 में करंट जा रहा है, तो कॉम्यूटेटर सेगमेंट 1 से ये मैंने कॉइल 4 दिखाया, और यही करंट यहाँ पे कॉइल 4 में इन कर रहा है। ओके, फिर कॉम्यूटेटर सेगमेंट 2 और 3 के बीच में, यहाँ देखिए कॉम्यूटेटर सेगमेंट 2 और 3 के बीच में कॉइल 2 है, तो यहाँ पर भी कॉम्यूटेटर सेगमेंट 2 और 3 के बीच में कॉइल 2 है। ठीक है, फिर 3 और 4 के बीच में कॉइल 3 है, यहाँ पर भी 3 और 4 के बीच में कॉइल 3 है, करेक्ट। ये VC जो ऊपर में लिखा हुआ है कोना पे राइट कॉर्नर पे, ये एक्चुअली स्पीड है ऑफ द रोटर, ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब आइए, जो ब्रश का विड्थ आप देख रहे हैं B2 या B1 का, वो हमने लिया है WM प्लस WC, दोनों का कंबाइंड। अब देखिए कॉम्यूटेशन प्रोसेस तब शुरू होता है, अभी तो आप देख रहे हैं कि हर एक कॉइल में IC है। आप यहाँ से देखिए कि B2 से जो करंट निकला 2IC वो इसमें आएगा, मीका तो इंसुलेटर इसमें जाएगा नहीं, इससे ये 2IC पूरा का पूरा है कॉम्यूटेटर सेगमेंट 2 में। अब कॉम्यूटेटर सेगमेंट 2 से ये 2 पार्ट में बटेगा, एक इधर बट गया IC कॉइल 1 में, एक इधर बट गया IC कॉइल 1 में, कॉइल 2 में। फिर यहाँ से ये कॉइल 1 से IC होते हुए कॉम्यूटेटर सेगमेंट 1 पे आया, और 1 से फिर IC होते हुए आगे बढ़ गया। सिमिलरली 2 से कॉइल 2 से होते हुए IC आया 3 में, और 3 से फिर IC चला गया 4 में, और इधर से भी IC है तो ये 2C बाहर निकल गया। ये तो नॉर्मल कंडीशन है, ये कंडीशन है, जो ये कंडीशन है बिल्कुल सिमिलर ये कंडीशन है। अब कॉम्यूटेशन तब शुरू होता है जब ये ब्रश थोड़ा सा भी कांटेक्ट, अब जैसे देखिए इस फिगर को देखिए, इस फिगर में हमने रोटेशन क्लॉकवाइज माना है। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो हमको पता है कि ब्रश तो नहीं मूव करता है, कॉम्यूटेटर सेगमेंट क्लॉकवाइज मूव कर जाएगा, और कॉम्यूटेटर सेगमेंट अगर आगे मूव कर जाएगा, ब्रश अगर अपने जगह पे रहेगा, तो अब ब्रश किस सेगमेंट के कांटेक्ट में आएगा? 1 के कांटेक्ट में आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। जब हमने ऊपर में लिखा है VC, मतलब VC कौन? कॉम्यूटेटर सेगमेंट का मूवमेंट, डायरेक्शन सही है VC का, चेक कीजिए। अगर ये कॉम्यूटेटर सेगमेंट राइट वार्ड मूव करेगा, ब्रश तो अपने जगह फिक्स है, लेकिन जब ये राइट वार्ड मूव करेगा तो ब्रश के साथ अगला कौन कांटेक्ट में आएगा? 1 कांटेक्ट में आएगा, तो डायरेक्शन सही है। तो कॉम्यूटेशन प्रोसेस तब शुरू होता है जब ये ब्रश थोड़ा सा भी कांटेक्ट सेगमेंट 1 से बनाता है। थोड़ा सा भी कांटेक्ट अगर सेगमेंट 1 से बन जाएगा तो समझिए कि कॉम्यूटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। उस चीज़ को हमने इस फिगर में दिखाया है, ठीक है, कि थोड़ा सा ये कॉम्यूटेटर आगे मूव कर गया राइट साइड, और ब्रश कांटेक्ट में आ गया कॉम्यूटेटर 1 से, मतलब कॉम्यूटेशन शुरू हुआ। समझ रहे हैं? जैसे कि यहाँ पे अभी पूरी तरह से 2 पर है ब्रश, और आगे बढ़ेगा तो फिर 1 के कांटेक्ट में आएगा थोड़ा सा,
फिर एक समय आएगा जब इक्वल इक्वल हो जाएगा, उस समय करंट क्या हो जाएगी, जीरो। किससे, कॉइल 1 और कॉइल 3 से, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉइल 1 कॉइल 3 से। इसी चीज़ को समझना है इस फिगर के हिसाब से कैसे कैसे ये होता है। तो देखिए यहाँ पर जब ये आगे बढ़ गया तो ये ब्रश B2 का थोड़ा सा कांटेक्ट हुआ 1 से और अभी ज़्यादा कांटेक्ट 2 से है। लेकिन जब यहाँ से 2IC करंट निकल रहा है तो चूंकि इसका थोड़ा सा कांटेक्ट इस कम्यूटेटर सेगमेंट से हुआ है कॉपर से, तो ये कुछ करंट इसमें दिया I2 और कुछ करंट, और बाकी करंट इससे 2IC आ रहा है, I2 इसने इसको दे दिया तो इसको कितना देगा, 2IC माइनस I2। अब ये 2I2 इधर गया, 2IC माइनस I2 इधर गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ के बाद अब इस करंट के पास दो रास्ता है, एक तो है इसमें कॉइल 1 में और दूसरा है कॉइल 2 में। तो देखिए इस प्रोसेस में कॉइल 1 और कॉइल 3 का करंट जीरो होता है, कॉइल 1 और कॉइल 3 का करंट घटता है, कॉइल 2 और कॉइल 4 पे कोई असर नहीं आता है, क्योंकि अभी आपके स्लॉट, ये स्लॉट और ये स्लॉट कम्यूटेशन में जाने वाला है, इसलिए इनसे जो कनेक्टेड कॉइल हैं उन्हीं का करंट घटेगा। तो कॉइल 2 और कॉइल 4 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कॉइल 1 एंड कॉइल 3 विल गेट शॉर्टेड। ठीक है, तो यानी कि ये फिगर में आप देखें तो ये I2 इधर आया, 2IC माइनस I2 इधर है, ये जो है ये आपका कॉइल 2 है। ठीक है, तो कॉइल 2 के करंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पहले था IC अभी भी होगा IC, जो आप देख सकते हैं इधर IC, और IC अगर इधर चला गया और 2IC माइनस I2 इसमें आया, उसमें से IC इधर चला गया, इधर कितना जाएगा, IC माइनस I2। तो कॉइल 1 का करंट घटने लगा, घट के कितना हुआ, IC माइनस I2, और I2 इस कम्यूटेटर सेगमेंट में कितना आया, यहाँ से IC माइनस I2, और यहाँ ब्रश से कितना जाएगा, I2। तो ये माइनस I2 और ये प्लस I2 दोनों माइनस होकर के आपके कॉइल 1 कॉइल 4 से करंट कितना रहेगा, IC, सेम यहाँ पे वही करंट आएगा IC। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए तो यहाँ से IC आया इसमें 3 में, अब ये कम्यूटेटर इधर गया है, इधर घस का है कम्यूटेटर सेगमेंट, तो ब्रश ने 1 के साथ कांटेक्ट बनाया, तो सिमिलरली ये ब्रश भी तो 3 के साथ कांटेक्ट बनाएगा। तो इस ब्रश ने जब 3 के साथ कांटेक्ट बनाया तो यहाँ से करंट आ रहा है IC, तो इसमें से भी कुछ करंट इसमें लीक कर जाएगा, उस करंट को हमने माना है I2। तो IC में से अगर I2 इधर चला गया ब्रश में तो इधर कितना जाएगा, कॉइल 3 में IC माइनस I2। अब ये IC माइनस I2 इधर से, और ये कॉइल 4 जो यहाँ पर दिया ये वही यहाँ आएगा IC, तो IC माइनस I2 प्लस IC वो हो जाएगा 2IC माइनस I2, और 2IC माइनस I2 प्लस I2 2IC मिल गया। तो इसमें आप, ये तो सर्किट है, इसमें आप ये देख रहे हैं कि कॉइल 1 और कॉइल 3 में जो करंट की वैल्यू घटती है वो प्रोपोर्शनल है किसके, कांटेक्ट ऑफ ब्रश विथ द कम्यूटेटर सेगमेंट। जैसे जैसे कम्यूटेटर सेगमेंट से कांटेक्ट बढ़ता जाएगा ब्रश का, वैसे वैसे कॉइल 1 और कॉइल 3 से करंट की वैल्यू घटती जाएगी। अब नेक्स्ट फिगर में आते हैं, जब ब्रश ने कॉइल 1 और कॉइल 2 दोनों पे इक्वल स्पेस कर लिया। यहाँ देखिए ये ब्रश कॉइल 1 पे भी उतना ही दूर है और कॉइल 2 पे भी उतनी ही दूर है, फिर यहाँ पर कॉइल 3 से भी उतना ही स्पेस है, कॉइल 4 से भी उतना ही कांटेक्ट है इस ब्रश का, कॉइल 3 से भी, कम्यूटेटर सेगमेंट 3 से भी उतना ही कांटेक्ट है, एंड कम्यूटेटर सेगमेंट 4 से भी उतना ही कांटेक्ट है, दोनों से सेम कांटेक्ट है। अब क्या होगा, अब यहाँ से जो करंट आया 2IC वो इक्वल जाएगा, इसमें भी जाएगा IC और इसमें भी जाएगा IC। अब इसमें आया IC, अब जब ये बीच में आता है, जब इक्वल कांटेक्ट है, तो आप देख सकते हैं कि कम्यूटेटर सेगमेंट 1 और कम्यूटेटर सेगमेंट 2 दोनों शॉर्टेड है ब्रश से, यहाँ पर भी दोनों शॉर्टेड है, और इस केस में कॉइल 1 से करंट 0, कॉइल 3 से करंट 0। तो यहाँ से जो 2IC आया उसमें से IC इस कम्यूटेटर सेगमेंट में गया, लेकिन इस C1 में कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये IC पूरा का पूरा C4 में चला गया। वही चीज़ यहाँ पे इधर आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से जो IC गया वो इसमें नहीं जाएगा, वो इसमें होते, क्योंकि इसमें EMF इंड्यूस 0 है, यहाँ और यहाँ सेम पोटेंशियल, तो नो करंट, नो EMF इंड्यूस, तो यहाँ इसका भी पोटेंशियल, इसका भी पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसलिए इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा।
ठीक है। फिर ये 2, ये IC यहाँ से आएगा सेगमेंट 2 में, और सेगमेंट 2 से ये कॉइल 2 में आएगा। फिर यहाँ पर भी देखिए इसके लिए ये कॉइल 2 से IC आया इसमें, फिर C3 में नहीं जाएगा, वो सीधे ब्रश के थ्रू IC नीचे, सिमिलरली इससे भी सीधे IC। तो यहाँ पर देखिए कि C1 और C3 में कोई करंट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगला फिगर अगर देखें जिसमें कि अब ये और इधर शिफ्ट किया, मतलब अब ब्रश का कांटेक्ट 1 से बढ़ जाएगा और 2 से कम जाएगा, यहाँ पर भी 3 से बढ़ जाएगा, 4 से कम हो जाएगा। तब क्या होगा देखिए ज़रा, इस कंडीशन में जब हम लोग यहाँ पर आए इस फिगर में, जब इससे कांटेक्ट ज़्यादा हो गया तो यहाँ से करंट आया 2IC। मान लीजिए कि डिपेंडिंग अपॉन कांटेक्ट ये कितना इससे बना रहा है, तो इस कम्यूटेटर सेगमेंट में करंट आया I2 और बाकी बचा हुआ 2IC माइनस I2 इसमें आएगा, ठीक है। कॉइल 4 और कॉइल 2 पर तो कोई चेंज नहीं होगा अभी भी, तो 2IC माइनस I2 में से IC तो चला जाएगा कॉइल 4 में, क्योंकि कॉइल 4 और कॉइल 2 में तो कोई चेंज ही नहीं आना है, उसको तो अभी कम्यूटेशन प्रोसेस में वो है ही नहीं, अभी तो कम्यूटेशन प्रोसेस में 1 और 3 है, तो उसके करंट चेंज होंगे नहीं। तो 2IC माइनस I2 से IC चला गया इधर, बच कितना आ गया IC माइनस I2, वो किधर जाएगा कॉइल 1 में जाएगा। अब देखिए जैसे ही मिडिल पोजीशन उसके ऊपर देखिए तो करंट का डायरेक्शन अभी भी कॉइल 1 में किधर है, इस तरफ है, लेफ्ट साइड, IC माइनस I2, उसके ऊपर तो इधर IC है, फिर इधर IC माइनस I2 है, मिडिल में हो गया तो करंट हो गया 0। और जैसे ही कांटेक्ट ब्रश 1 से ज़्यादा हुआ, कॉइल 1 से करंट का डायरेक्शन चेंज कर गया। जैसे ही कांटेक्ट ज़्यादा हुआ 2IC माइनस I2 इधर जाएगा, कॉइल 4 में IC इधर चला जाएगा, बचा IC माइनस I2 किधर जाएगा, इधर चला जाएगा, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। अब IC माइनस I2 इधर से आया, I2 इधर से आया, दोनों मिल करके IC किसको दे देंगे, C2 को। अब C2 यहाँ, अब यहाँ देखिए यहाँ से जो IC गया कॉइल 4 में, वो यहाँ आएगा IC। अब ये भी कांटेक्ट कम है, लेकिन अभी भी कुछ तो कांटेक्ट है, इसका 4 से, इस ब्रश का 4 से कुछ तो कांटेक्ट है, तो IC में से सपोज I2 करंट इधर से आया, तो IC में से अगर I2 इधर आएगा तो इधर कितना जाएगा, IC माइनस I2। देखिए बात समझिए, जैसे यहाँ पर ये IC करंट आया यहाँ, ठीक है ना। अब लार्जर पार्ट ब्रश का इससे कनेक्टेड है, तो इसमें से काफ़ी पार्ट, इसमें से करंट इधर जाना चालू होगा। यहाँ से C4 से जो IC आया उसमें से कम पार्ट I2 इसमें जाएगा, और बाकी बचा हुआ पार्ट IC माइनस I2 कॉइल 3 में जाएगा। तो कॉइल 3 के भी करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जो पहले थी 3 से 4, आप सबसे ऊपर वाले फिगर या इस फिगर में देखिए, पहले था कॉइल 3 से करंट 3 से 4, यहाँ पे हो गया 0, अब यहाँ पे क्या हो गया 4 से 3। तो जैसे ही कॉइल ने ब्रश को क्रॉस किया, आप ऐसा कहें, या जैसे ही ब्रश का कांटेक्ट कम्यूटेटर सेगमेंट 3 से बढ़ा, वैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। ओके ना। अब लास्ट कम्यूटेशन प्रोसेस तब खत्म होगा जब इस ब्रश का कांटेक्ट 2 से ख़त्म हो जाएगा। तो ब्रश का कांटेक्ट 2 से यहाँ पर ख़त्म हो गया है ना, यहाँ पर थोड़ा सा था, अब यहाँ पर आने के बाद ही ख़त्म हो गया। ऐसा तो नहीं कि कांटेक्ट ख़त्म होगा जब मीका सेगमेंट क्रॉस कर जाएगा तब, नहीं, जैसे ही इसको क्रॉस किया बस कम्यूटेटर सेगमेंट का कांटेक्ट ख़त्म। अब जब कम्यूटेटर सेगमेंट का कांटेक्ट ख़त्म है तब देखिए यहाँ से करंट आया 2IC, ओके ना। अब 2IC इसमें इन करेगा, अब इसके पास 2 रास्ता है, इधर जाएगा IC और इधर जाएगा IC, कंप्लीटली करंट रिवर्स्ड, जो हम यहाँ भी देख सकते हैं कि करंट पूरी तरह से रिवर्स हो गया और पहले जैसा केस ही हो गया। तो यानी कि करंट का मतलब कम्यूटेशन स्टार्ट हुआ सबसे ऊपर से, जब करंट IC था। देखिए कम्यूटेशन स्टार्ट कब हुआ, जब ये जस्ट इस जैसे ही ये ब्रश कम्यूटेटर सेगमेंट 1 के कांटेक्ट में आएगा, कम्यूटेशन स्टार्ट होगा। तो कम्यूटेशन स्टार्ट होने से जस्ट पहले करंट था कितना, IC, उसके बाद ये पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ, और लास्ट में फाइनली कम्यूटेशन एंड कब होगा, जब ब्रश पूरी तरह से इस सेगमेंट को छोड़ देगा
और वन और कम्यूटेटर सेगमेंट मी का दोनों के इसमें कांटेक्ट में आएगा, और जब कॉइल 1 का करंट अपोजिट डायरेक्शन में आईसी हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं प्लस आईसी से जब करंट माइनस आईसी हो जाएगा तब जा कर के आपका कम्यूटेशन प्रोसेस पूरा हो गया। तो यहाँ से आईसी आया और आईसी में से एक आईसी इधर गया, एक आईसी इधर गया। अब ये जो आईसी इधर गया वो इसमें आएगा, फिर यहाँ से ये इसमें जाएगा। सिमिलरली यहाँ से जो आईसी गया इधर वो यहाँ आया आईसी इधर, यहाँ से पूरा का पूरा आईसी इधर, और ये आईसी या ये आईसी मिलकर 2 आईसी इधर। कॉइल 3 का भी डायरेक्शन पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। तो ये है कम्यूटेशन प्रोसेस। इसमें ये हमने समझा कि ब्रश का कांटेक्ट जैसे जैसे कम्यूटेटर सेगमेंट से बढ़ता है वैसे वैसे पहले तो कॉइल से करंट घटता है और घट करके फिर जीरो होता है और फिर रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ना शुरू होता है। करेक्ट? तो ये चीज़ आपने समझा। अब देखिए इसमें एक कैलकुलेशन का पार्ट छोटा सा ये है कि टीसी कहते हैं कम्यूटेशन पीरियड को, है ना, कम्यूटेशन पीरियड, कि इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा। इस पूरे प्रोसेस में वहाँ से लेकर के सबसे टॉप में जो आप देख रहे हैं वहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सिंपल यूज़ करेंगे एक जो फार्मूला आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, S = VT, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी तो पता है हम लोगों को कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, VC है, हमने मान लिया कि VC स्पीड से मूव कर रहा है। अब निकालना है ये TC, स्पीड तो VC है, तो TC निकालने के लिए हमको ये पता करना पड़ेगा कि आखिर ब्रश ने कितनी दूरी कवर की, है ना, क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड बाय ब्रश वही होगा ना, डिस्टेंस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए ब्रश का पोजीशन ये है, किसी एक ब्रश को ले लें, इस ब्रश को ले लें, अभी इसका पोजीशन ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसने थोड़ा सा दूरी इतना कवर किया, इतना ही कवर किया है ना इस डिस्टेंस। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, जब मिडिल में आया तब इसने आधा डिस्टेंस कवर किया, मतलब ये WC/2। ठीक है, फिर इधर बढ़े तो और बढ़ गया। ठीक है, और जब लास्ट में आए तो इसने ये पूरा डिस्टेंस कवर किया, मतलब कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ब्रश इज WC। तो यहाँ पे जो आपका TC है उसको हम लोग लिख सकते हैं WC, या उसको ऐसे भी लिखते हैं WB - WM/VC। ठीक है, WB - WM क्यों? क्योंकि WB जो आपके ब्रश का विड्थ है वो बराबर है WC + WM के, और यहाँ पर अगर WB पुट करेंगे WC + WM - WM तो हो जाएगा WC/VC। ऐसा मैंने इसलिए WB - WM, इसलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं = WC/VC। ठीक है, तो ये है कम्यूटेशन पीरियड इन सेकेंड। ये बताता है वो टाइम जितने टाइम में हमारा कम्यूटेशन कंप्लीट हुआ, कितना टाइम लगेगा कम्यूटेशन कंप्लीट होने में। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, इसके बाद अब कॉइल 1 और 3 का हो गया कम्यूटेशन, अब कॉइल 2 और 4 का कम्यूटेशन शुरू होगा, सेम प्रोसेस रिपीट होगा। ठीक है, तो ये जो फिगर है, इस फिगर से आप इसको समझ सकते हैं पूरी तरह से। ठीक है, और अब इसमें एक और छोटा सा पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। देखिए, जो हमने पढ़ा उसी चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि अगर ये आपको वर्टिकल ये जो है ये करंट को दिखाए और ये टाइम को दिखाए, तो करंट जैसे कॉइल 1 और कॉइल 3 में किसी भी एक कॉइल को ले लें तो पहले करंट +IC था, है ना, उसके बाद एक टाइम पे आकर के करंट का घटना शुरू हुआ और करंट घट करके 0 हुआ जब ब्रश ने दोनों कम्यूटेटर सेगमेंट से इक्वल करंट बनाया। ठीक है, और उसके बाद फिर करंट घट करके अपोजिट डायरेक्शन में -IC हुआ। तो करंट के घटने के स्टार्ट होने से लेकर के और करंट के पॉजिटिव डायरेक्शन में IC से नेगेटिव डायरेक्शन में पूरी तरह से IC होने तक के बीच का जो टाइम है वो कहलाता है कम्यूटेशन पीरियड। ठीक है, और जब ये आपको
जिस समय करंट जीरो होता है, कंप्लीटली जीरो, तो टोटल टाइम लगता है टीसी। तो करंट का जब जीरो हुआ करंट, उस समय टाइम कितना लगना चाहिए? आधा टाइम लगना चाहिए, है ना? कि अगर टोटल 10 सेकेंड में ये प्लस 10 एम्पियर से माइनस 10 एम्पियर में हो रहा है, तो जीरो होना चाहिए। अगर मान लीजिए 10 सेकेंड में हो तो जीरो होना चाहिए 5 सेकेंड में, आधा टाइम। अगर ऐसा होता है कि हाफ टाइम में करंट की वैल्यू जीरो हो रही है और फिर करंट निगेटिव हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, बात समझ आ रही है? पहले करंट था एक डायरेक्शन में पॉजिटिव, उसके बाद ब्रश का कांटेक्ट होना, उसका वन से कांटेक्ट होना शुरू हुआ तो करंट का घटना शुरू हुआ। उसके बाद एक टाइम आया जब इक्वल इक्वल कांटेक्ट है, तब उस समय करंट जीरो, फिर बढ़ना चालू हुआ अपोजिट डायरेक्शन में और फिर माइनस आईसी हो गया। जब पूरी तरह से ब्रश उसने उसको छोड़ दिया सेगमेंट 2 को, तो माइनस आईसी हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस को टीसी कहते हैं। और अगर टोटल टाइम टीसी है और अगर टीसी बाई 2 टाइम में, बिल्कुल आधे टाइम में अगर करंट जीरो हो रहा है, मतलब 5 सेकेंड में जीरो फिर 5 सेकेंड, तो इसको कहते हैं लीनियर कम्यूटेशन। ये आइडियल केस, ऐसा होता नहीं है, हम लोग प्रयास करते हैं ऐसा होने का। क्यों नहीं ऐसा होता है, वो है हमारा अगला क्लास, आर्मेचर रिएक्शन। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये ग्राफ ऐसा ही प्योर क्यों नहीं बन पाता है, ये ऐसा होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि जिस समय करंट, देखिए करंट जीरो है, हमने बात स्टार्टिंग में ही किया क्लास की कि गुड कम्यूटेशन, अच्छा कम्यूटेशन कब कहेंगे? जब जिस समय कॉइल शॉर्टेड हो उस समय वो इंटरपोलर जोन पे हो। जिस समय कॉइल शॉर्टेड हो उस समय वो जीरो फ्लक्स डेंसिटी के रीजन में हो, ताकि जीरो फ्लक्स डेंसिटी के रीजन में हो, ताकि उनमें एमएफ इंड्यूस जीरो हो और करंट जीरो हो, ताकि भले ही शॉर्टेड है लेकिन कोई लार्ज करंट नहीं फ्लो करे। उसको कहेंगे गुड कम्यूटेशन, कि बढ़िया कम्यूटेशन है। जिस समय शॉर्टेड हुआ उसी समय जीरो फ्लक्स डेंसिटी के रीजन में हुआ, इंटरपोलर जोन में हुआ, ठीक है? तो जीरो फ्लक्स डेंसिटी के जोन में है, कोई एमएफ इंड्यूस नहीं, कोई करंट नहीं, तो शॉर्टेड भी है तो कोई बात नहीं, ठीक है? अगर जिस समय शॉर्टेड हुआ उस समय जीरो फ्लक्स डेंसिटी के रीजन में नहीं हुआ तो करंट फ्लो होगा और शॉर्ट करंट फ्लो होगा और डैमेज करेगा, वो पुअर कम्यूटेशन है। गुड कम्यूटेशन समझ में आ रहा है? तो गुड कम्यूटेशन अगर होगा तो ये आधा ही टाइम लगेगा इसके जीरो होने में, फिर उतना ही टाइम लगेगा। तो ये लीनियर कम्यूटेशन का ये फिगर है, लीनियर कम्यूटेशन गुड कम्यूटेशन का ये फिगर है, ठीक है? ये नोट्स में भी हम आपको भेजे हैं, तो ये फिगर आप समझ रहे हैं। अब इस पे एक न्यूमेरिकल भी है जो कि नोट्स में हम आपको भेज देंगे और उसका सॉल्यूशन अगले क्लास में करेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड थ्योरी में क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है एसबीटी में, आर्मेचर रिएक्शन, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।